हैं तो एक मजबूत नींव, चूंकि आप इमारत देखते हैं, लेकिन कोई भी इमारत अगर आलीशान और मजबूत होती है तो उसके पीछे नींव जो है वो उसकी मजबूती बहुत मायने रखती है। तो वो मजबूत नींव पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रखी इस देश के विकास की। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में ये ज़रूर है कि उनकी भाषण या उनकी बातें किसी को याद हो ना हो, जो कि कम बोलते थे, लेकिन वन लाइनर और टू लाइनर या चंद लाइनों में बहुत कुछ कह जाते थे। जैसा कि हम आप अभी चर्चा कर रहे हैं उनके विकास के कार्यों की, उनके किए गए काम की, तो उन्होंने कहा भी था, राहुल जी ने भी कहा कि वर्तमान मेरा मूल्यांकन सही से नहीं कर पा रहा है, इतिहास मेरा मूल्यांकन करेगा। तो वो मूल्यांकन अब शुरू हो चुका है उनके निधन के बाद से, और ज़रूर इतिहास उन्हें याद रखेगा, सदियों तक याद रखा जाएगा। कुछ लाइनें ज़रूर संसद में भी उन्होंने शेरों शायरी भी कही, और बड़े अलग अंदाज में उनका जो शायराना अंदाज था वो दिखा था। एक बार सुषमा स्वराज जब विपक्ष में थी तो सुषमा स्वराज ने भी शेर व शायरी के अंदाज में कहा था कि तू इधर उधर की बात ना कर। तो जवाब में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक तो देख, तू मेरा इंतजार तो देख। तो जरा वो पुरानी यादें एक बार फिर से देखते हैं। काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। तो जब ये पीएम मोदी का जब बयान, जब उन्होंने वोट करने वो पहुंचे और व्हील चेयर पर पहुंचे थे राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, और उससे पहले जब हमने सुना कि सुषमा स्वराज को उन्होंने जवाब दिया, 2 लाइन 4 लाइन और बस इतना ही जवाब होता था। अरविंद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते थे तो ज़्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं, सवाल लंबे चौड़े होते थे लेकिन जवाब बहुत छोटा, लेकिन बहुत कुछ कह जाता था। अरविंद जी दीजिए जी। देखिए, मनमोहन सिंह बोलते बहुत ज्यादा, मास लीडर नहीं थे किसी भी पैमाने से देखेंगे। एक चुनाव लड़े बेचारे, एक ऐसा बयान उनके मुंह से निकल गया जिसको बीजेपी ने इशू बनाया और वो हार गए यहाँ। तो इसलिए मनमोहन सिंह मास लीडर नहीं थे, और न कोई बहुत मैनिपुलेटर थे जो पॉलिटिक्स में सब लोगों से दोस्ती रखो, सबका काम करो, सबके काम के साथ खड़े हो, सबके वक्त पे खड़े हो। पॉलिटिक्स में बहुत तरह की जरूरतें होती, मनमोहन सिंह को ये सब नहीं था। लेकिन मनमोहन सिंह प्योर इकोनॉमिस्ट भी नहीं थे या प्योर एकेडमिशियन भी नहीं थे, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे मनमोहन सिंह ऊपर आए हैं उसके बाद दुनिया भर में जितने हिंदुस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं सब लोग एक्टिव हो गए अलग अलग किस्म से, और हर किसी के बारे में चर्चा उड़ती रही कि उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा। कुछ लोगों को अलग अलग किस्म के दिए गए पोस्टिंग भी, लेकिन मनमोहन सिंह कोई नहीं बन सकता था, क्योंकि उनमें ये विवेक था कि कितना इस्तेमाल करना है किस चीज का कहाँ। और आप देखें तो पार्टी में, जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए वो नए थे, उनको लेके आए तो चंद्रशेखर जी, लेकिन वो कांग्रेस के लिए नए थे। लेकिन कांग्रेस में सबसे ज्यादा भरोसेमंद अगर सोनिया गांधी का कोई रहा पूरे पीरियड में, और 10 साल कांग्रेस ने उनको औसत दिया, जिस आदमी का ऐसा भी सबके लिए उन्होंने ला। और ये जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में
बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। अखिलेश यादव और तमाम जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं। सभी नेता श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि जाहिर कर रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनके फैसलों को, उनके कार्यकाल को। और एक बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में कितने बड़े फैसले लिए गए, उन फैसलों को याद किया जा रहा है। अरविंद जी अपनी बात पूरी कीजिए। उसमें एक बात ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि कम बोलते थे लेकिन जो बोलते थे सटीक बोलते थे और बहुत साफगोई का जिक्र यहाँ पर मैं इसलिए भी करना चाहूँगा कि बहुत कम नेता होता है, हालांकि नेता तो नहीं, नॉन पॉलिटिकल वो रहे हमेशा, राजनीतिक के तौर पर जो कहा जाता है वो तो नहीं थे। राजनीति की परिभाषा या राजनीति का कौ जो सीख कर आता है सब कुछ, जो आपने कहा मैनिपुलेटर, वो तो नहीं थे। और शायद यही वजह है कि बहुत साफगोई, सिख दंगों को लेकर माफी भी मांग लेते थे। नहीं, उन्होंने ही नहीं मांगी, पार्टी ने भी मांगी, वो तो अलग मसला है। मैं ये कह रहा हूं कि उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं था जिससे, और बहुत ऑब्लिगेशन अलग अलग किस्म के लिए जाते हैं। माने वो एक मामले में भाग्यशाली भी थे कि सोनिया गांधी को या कांग्रेस पार्टी को पसंद आ गए और उन्होंने उनको अवसर दिया। इस मामले में वो भाग्यशाली थे कि उनको वो सब चीजें नहीं करनी पड़ी जो आदमी को पॉलिटिक्स में नीचे से ऊपर आने में करना पड़ता है। बहुत किस्म के कंप्रोमाइज, बहुत किस्म के, वो नहीं करना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो किया था एकेडमिक्स में भी, जो उन्होंने हासिल किया था, वो कोई ऐसा बड़े बाप के बेटा होने या किसी बड़े परिवार में होने के चलते नहीं था। बहुत सामान्य, बहुत ही सामान्य, अति सामान्य घर से निकल के और उन्होंने वो उपलब्धियां हासिल की थी। तो उनको जीवन मालूम था, सब चीजें, जीवन की हर सच्चाई मालूम थी, अर्थव्यवस्था की हर सच्चाई मालूम थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो जो चीजें हासिल की वो दिलचस्प हैं। और दिलचस्प इसी मायने में है कि बहुत इधर उधर की बात नहीं की उन्होंने। बहुत इधर उधर की बातें की होती अर्थव्यवस्था में भी और पॉलिटिक्स में भी तो फिर उलझते। आप देखिए कि जो भी मुश्किल मिशन हुए कांग्रेस के, सोनिया जी ने उनको भेजा उसके लिए। कश्मीर में सरकार बनाने का मसला उलझा हुआ था तो मनमोहन सिंह गए। जब भी कभी शरद पवार जी से बातचीत, उस दौर में सहयोगी पार्टियों को साथ रखने का, तो जब मुश्किल दौर आता था तो उनको, क्योंकि वो पॉइंटेड बात करते थे, मुद्दे की बात करते थे, इधर उधर की ना बात करते थे, न इधर उधर के वायदे, बहुत झांसे देना जिसको हम कर सकते हैं कि कुछ बातें झांसे में लेके चले गए और फिर पता लगा कि वो अनक्लियर जो चीजें नहीं है उन पे बाद में फिर मनमुटाव हुआ। तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पॉलिटिक्स के मामले में भी इतनी सफाई रखी। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने दोनों तरफ के फैसले किए, इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का फैसला भी किया और आम आदमी को सुरक्षित रखने का या उसको उसमें उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने का, उसमें उसको लाभ पहुंचाने का, उसको गारंटी देने का मिनिमम कुछ चीजों की, इन सब बारे में फैसले की। और कितने दबाव थे इसका आपको अंदाजा नहीं होगा। मैं उस दौर में एक अखबार में एडिट पेज देखता था तो मुझे सैकड़ों लेख याद हैं मनरेगा को लेके, सैकड़ों, जिसमें कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, और ऐसे ऐसे लोगों का विपक्ष का लेख छापा है हमने कि मनरेगा आएगा तो जाने क्या हो जाएगा और कितने पैसे भस्म हो जाएंगे और जीरो निकलेगा। अच्छा, और हम देख रहे हैं कि अभी तक उसकी आलोचना हुई है कि वो मिट्टी खोदने का प्रोजेक्ट है। और लेकिन मनमोहन सिंह उससे डिगे नहीं। और मुझे लगता है कि अगर सोनिया गांधी मनमोहन सिंह नहीं होते तो इस तरह के प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकते थे मुल्क में। हम लिबरेशन के पक्षों को याद करते हैं कि उन्होंने चीजों को, इकोनॉमी को लाइसेंस परमिट राइट से, इंडिया टुडे रहते हुए हम लोगों ने एक कवर स्टोरी की थी कि 28 किस्म के परमिट लेने की जरूरत होती थी, तब जाके कोई आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
और ये 28 परमिट बरसों लग जाते थे और जाने कितना घूस और कितनी पैरवी और कितना पहुंच तब जाके वो क्लियरेंस मिलता था। या तो उसके क्लियरेंस के बगैर करके आप गलत काम करिए, या फिर अगर क्लियरेंस लेने के चक्कर में रहिए तो बिजनेस ही नहीं शुरू होता। जी। तो इन सब चीजों से इकोनॉमी को मुक्त किया, लेकिन दूसरी ओर आम लोगों के हक की भी कहीं उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। बिल्कुल। ये उनकी सोच और बहादुरी का है, और ये इसलिए है कि वो एकदम क्लियर कट उनके दिमाग में चीजें थी, और उन्होंने कभी झूठ सच का बिजनेस और बहुत वायदे का झांसे का ये काम नहीं किया। एक और एक 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 शेर उनके व्यक्तित्व को लेकर याद आता है कि जमाना कर ना सका उनके कद का अंदाजा, वो आसमान था लेकिन हमेशा सर झुकाकर चला। तो ये उनका व्यक्तित्व है। जमाना जरूर उनके कद का अंदाजा नहीं कर पाया, लेकिन अब जरूर उनका मूल्यांकन, और हम तमाम उनकी कार्यकाल के लिए गए फैसलों को याद कर रहे हैं और अब देख रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त जो विजन देखा, जो सोच, जिस सोच के साथ फैसला लिया, उसका असर आज देख रहे हैं कि हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और वो आसमान जैसा व्यक्तित्व, लेकिन हमेशा सर झुकाकर चलना, और बेहद सादगी और सरल सहज स्वभाव के थे। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी, बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले श्रद्धांजलि दी, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जेपी नड्डा पहुंचे थे, अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं और राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के काफिले की ये तस्वीर, सीधे तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं। कुछ देर पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची। राहुल गांधी ने कल पोस्ट कर ये श्रद्धांजलि देते हुए, दुख जताते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने अपना गुरु खो दिया। और यकीनन 2004 आप इसे मान सकते हैं कि 2004 में राहुल गांधी राजनीति में उतरते हैं और 2004 में यूपीए की सरकार बनती है, मनमोहन सिंह बतौर पीएम, और 2004 से आज 2024 20 साल में राहुल गांधी में ज़रूर जो परिपक्वता आई है, जो मैच्योरिटी आई है, जो उन्होंने राजनीतिक अनुभव लिए हैं, उस अनुभव में एक बड़ा योगदान रहा है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा मेंटोर कहा, और उनके निधन पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये लिखा कि आज मैंने अपना मेंटोर खो दिया है, अपना गुरु खो दिया है। बहुत सारे रिएक्शंस भी आ रहे हैं, हम सुन लेते हैं। बहुत सारे नेता जो हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, उन्होंने दुख जताया है, नमन किया है और उन यादों को साझा किया है। सुनिए। ये एक हृदय विदारक घटना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, वो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत ही एक सुलझे हुए राजनेता, बहुत सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले बड़े अर्थशास्त्री, और केवल अर्थशास्त्री ही नहीं तो एक उदारीकरण की नीति को अपनाने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री। उनकी नीतियों का लाभ देश को मिल रहा है, आगे भी लगातार मिलता रहेगा। उनके निधन से एक राजनीतिक क्षति हुई है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परिवार के और सभी संबंधियों को उनके जाने की इस क्षति का यानी सहन करने की शक्ति प्रभु प्रदान करे। मैं उनको प्रभु से प्रार्थना करता कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। होता है कि हमने उनके साथ काम किया। मैं जनरल सेक्रेटरी आईसीसी बोर्ड के भी उनके साथ काम किया। तो उसके बाद मैं जब आंध्र का गवर्नर था, तभी उन्होंने मुझे अपने मंत्रिपरिषद में बुलाया। 2006 की बात है, और गवर्नर बोल की पहली बात थी कि डायरेक्टली उन्होंने मिनिस्टर बनाया और शपथ विधि हो गया। पूरे देश को आश्चर्य लग रहा था कि एक गवर्नर को मंत्री बनाया, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह सीधे साधे दिखते थे, तो पॉलिटिकल भी थे। तो मुझे इस तरह गवर्नर से मंत्रिपरिषद में ले लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री उन्होंने दे दिया। तो ऐसे एक महान व्यक्ति जिसे मेरे लाइफ में तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। एक बहुत सभ्य, सज्जन, इस प्रकार का नेता जो
और कम लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे को समझ लेते हैं, एक दूसरे को समझने वाला, डिफिकल्टी समझने वाला, पूरे देश को अर्थनीति देने वाला एक नेता हमारे में से चले गया। उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।